नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 30 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे हम 30 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली एक प्यारी सी बुक सीरीज़ का नाम, जिसका नाम है रैपिड सीरीज़। अब ये जो रैपिड सीरीज़ है, मैं आपको यहाँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से ख़रीदोगे तो आपको 35% का डिस्काउंट लगेगा। अगर आप मेरे नाम का कोड और यूज़ कर लेंगे तो आप इसमें 10% और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 45%। यानी कि जो बुक आपकी 1200 कुछ रुपए की आ रही थी वो आपको मिल जाएंगी सिर्फ 684 रुपीज़ की। क्लियर है? तो ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं। एक्चुअली में हमने क्या किया है कि वो सारे फैक्ट या वो सारे कॉन्सेप्ट या वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हमने एक जगह आपको कम टेक्स्ट में अवेलेबल कराने की कोशिश की है। सैम्पल पीडीएफ अवेलेबल है, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर देता हूँ। पहले तो विजुअलाइजेशन से आप समझिएगा, आपको दिख गया होगा चिंतन शिविर की बात हो रही है। डेट मेंशन कर दी है, 27 और 28 अक्टूबर 2022 की बात थी। हरियाणा के सूरजकुंड में जो है इसका आयोजन हुआ गया। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिए ये सारे पॉइंट जो आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, अगर बात करोगे इसके चिंतन सफर के बारे में, तो यहाँ आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो ही गया। ठीक है, इसको बेसिकली प्रधानमंत्री जो आपके नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी लोगों को संबोधित किया था। और बेसिकली इसमें जो शामिल हुए थे, इसमें राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं वो शामिल थे इसमें। ठीक है, और 30 पुलिस अधिकारी थे, उनको भी शामिल किया गया। ठीक है, पहला चिंतन शिविर था ये। इसमें बेसिकली जो मोदी जी ने बात रखी, उनका कहना ये था कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यानी कि आप देखते हो कि अलग अलग राज्य में जब आप जाते हो तो वहाँ पे जो आपके पुलिस वाले होते हैं उनकी अलग अलग ड्रेस होती है। तो उनका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि पूरे भारत में जो पुलिस वाले हैं इनकी एक पहचान होनी चाहिए, लोग इनको जो है एक ही आइडेंटिटी से जाने। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका कहने का मतलब था। अब बात करेंगे कि फिर इसका ये जो चिंतन शिविर आयोजित किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, साइबर अपराध, ड्रग तस्करी, सीमा प्रबंधन और कट्टरपंथ सहित तमाम जो चैलेंजेस हैं इनको कैसे निपटाया जाए या इनसे कैसे निपटारा हो, ठीक है, उसके बारे में इस पे मंथन किया गया। ठीक है, बात करेंगे। देखिए, इस शिविर के जरिए अगर आप बात करोगे तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किए गए पंच प्राण और विजन 2047 को भी लागू करना है। इस पर्टिकुलर ये जो चिंतन शिविर हुआ, इसका ये भी पर्पज आप कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको बात की गई है। हाँ, पुलिस और कानून व्यवस्था जो बेसिकली देखा जाओगे तो आप ये देखोगे, आप तो ये राज्य सूची का विषय है। सूची होती है ना, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। देखिए, देश में इसके जैसी अन्य नीतियां किस तरीके की, यानी कि वन नेशन और वन यूनिफॉर्म पे बेस्ड जो अन्य नीतियां वो कौन सी हैं जो अभी चालू हैं, मतलब कि ठीक है, अब कौन सी हैं जो अभी वर्तमान में अभी निर्धारित हैं और ये चल भी रही हैं। जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राष्ट्र गतिशीलता कार्ड, ठीक है, एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक राष्ट्र एक सांकेतिक भाषा। क्लियर है? तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक मुंबई में शुरू हुई। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में शुरू हुई। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इसको इस तरीके से फ्रेम किया है। द स्पेशल मीटिंग ऑफ द एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल
हैज़ स्टार्टेड इन मुंबई। तो यहाँ पे बेसिकली तो एक बता दिया। देखो मुंबई तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखना दिल्ली भी इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 जगह ये जो बैठक है ये आयोजित की जाएगी। हाँ, अगर आपसे ये डेट पूछ लेता है कि डेट कब आयोजित हुई, तो आप ध्यान रखना 29 अक्टूबर और 2022। तो इस हिसाब से देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? डिटेल्स देखते हैं इसकी। यहाँ समझ गए होंगे आप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर बात करोगे तो आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक मुंबई में शुरू हुई। विषय था इसका आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करना। बेसिकली क्या है कि जो आतंकवादी जो होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब को रोकना, ठीक है, ये वो टेक्नोलॉजी का यूज़ ना कर पाए, वो फंडिंग यूज़ ना कर पाए, इन सभी चीज़ों को रोकना इसका क्या था, इन सब पे काम करना, इनको चैलेंजेस देखना, यानी इनको मुकाबला करना इनका। क्लियर है? हाँ, आगे देखो इसमें क्या है। यूएनएससी ये जो बैठक हुई थी कि इसके जो अध्यक्ष थे, यानी कि बैठक में यूएनएससी के अध्यक्ष और गैबान के विदेश मंत्री कौन, माइकल मौसा एडमो ने कहा है कि आतंकवादियों को संसाधनों से वंचित किया जाना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ऊपर ये चीज क्लियर कर दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि आतंकवाद विरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक सहायक संस्था है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। ठीक है, स्थापना की बात करोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से संकल्प 1373 को अपनाकर की गई थी। बात समझ में आ गई होगी इतनी बिल्कुल क्लियर। वहीं बात करोगे इसका पर्पज क्या था, तो आप ध्यान रखना आतंकवाद से लड़ने के लिए देशों की क्षमता में वृद्धि करना इसका पर्पज था। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। जैसे कि आप लोग जानते हो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था। ऐसा ही एक नरसंहार आदिवासियों के साथ हुआ था और ये हुआ था राजस्थान के मानगढ़ में। राजस्थान के मानगढ़ में जो भील जनजाति है, आदिवासी जो लोग होते हैं, उनकी उस समुदाय से लोग बिलोंग करते थे। तो अब यहाँ पे ये कि चर्चा में रहा स्थल मानगढ़, जिसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग, यहाँ देखेंगे, जिसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ये कहा होगा बेटा, यहाँ पे कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? आप ध्यान रखेंगे राजस्थान, बांसवाड़ा जिला है जहां पर मानगढ़ एक जगह है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन कर दिया मानगढ़, ठीक है, बांसवाड़ा जिले में है ये और राजस्थान का। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग जो है बहुत लंबे समय से चल रही है बेटा। अब यहाँ पे समझाएंगे, देखो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी मानगढ़ को एक पवित्र स्थल के रूप में मानते हैं। मानगढ़ में जलियांवाला बाग से 6 साल पहले नवंबर 1913 में आदिवासी नरसंहार हुआ था, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 1500 जो आदिवासी थे वो मारे गए थे। ठीक है, ब्रिटिश सेना ने राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ियों में सैकड़ों भील आदिवासियों को घेर कर मार डाला था। भील आदिवासी जो हैं ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो ये जो भील जो जनजाति है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, यानी बेसिकली 5 राज्यों में ये अनुसूचित जनजाति के ये इनको जो है दर्जा दिया गया है। आगे देखेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है जहां आपसे पूछा गया है कि भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में, देखो यहाँ पे देखते जाएंगे। पहली बात तो ये एक्सरसाइज है सिम्बैक्स, ठीक है। अब यहाँ आपसे बोला क्या है, इसने बोला है कि भारतीय नौसेना, ये आपको बता दी है जगह कहाँ पे, तो विशाखापत्तनम में। अब देखो यहाँ पे 2 देशों के नाम भी बता दिए, सिंगापुर और भारत, और ये द्विपक्षीय अभ्यास था, नाम था इसका सिम्बैक्स। ये कौन सा संस्करण था? पहली बात तो ध्यान रखना नेवल था ये, ठीक है, नौसेना वाला। अब ये कौन सा संस्करण था, तो आप लोग ध्यान रखना ये इनका 29वां संस्करण था। थोड़ी सी डिटेल जानेंगे इसके बारे में। सिम्बैक्स 2 चरणों में होगी 2022 वाली, 26-27 अक्टूबर विशाखापत्तनम में जो हार्बर चरण कहलाएगा, 28-30 अक्टूबर बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री चरण कहलाएगा। ठीक है,
सिंगापुर नौसेना गणराज्य के 2 जहाज, एक फ्रिगेट युद्धपोत RSS स्टालवार्ट, ठीक है, और कार्बेट सीडी का युद्धपोत RSS विजिलेंस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। समुद्री अभ्यास ये जो सिम्बेक्स है, इसकी शुरुआत की बात करोगे आप तो 1994 में लॉयन किंग के नाम से की गई थी। वहीं आप बात करोगे त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, इससे मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने इस डिटेल को यहाँ पे ले लिया, जिसका नाम है सिटमैक्स, 2021 में अंडमान सागर में आयोजित किया गया था, जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर और भारत ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। लद्दाख में इसको बनाया जाएगा। थोड़ा सा जानेंगे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के बारे में। देखिए, पूर्वी लद्दाख में जगह है न्योमा, इस जगह ये बनाया जाएगा, ठीक है। इसको एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जो कि अपग्रेड करने जा रहा है, इसको पहले से है लेकिन इसको अपग्रेड करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये नया जो एयरफील्ड और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसे लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेड के बाद यहाँ फाइटर जेट किसी भी समय उतर सकेंगे, उड़ान भर पाएंगे। एयरफील्ड को भारत को अहम रणनीतिक और सामरिक बढ़त मिलेगी इस एयरफील्ड से विकसित होने से, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये जो न्योमा है ना, ये ALG चीन सीमा जो है, ठीक है, ALG जो चीन सीमा यानी कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो चीन सीमा है, उससे सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे, तो भाई बहुत जरूरी हो जाता है इस हिसाब से। अब देखो, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है ना, इसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहली है वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, ठीक है। दूसरा है मिडिल सेक्टर यानी जो हिमाचल वाला एरिया है। तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला रीजन इसमें आ जाता है। क्लियर है? चलिए, यहां आपसे बात की गई है कि हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच में समुद्री समझौता हुआ है। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसमें मेंशन हो गया है आंसर भी, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इजराइल और लेबनान आंसर होगा। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में हल्की सी जानेंगे। देखिए, तकनीकी रूप से अगर देखा जाए, युद्धरत दोनों ही देश हैं वैसे तो। ये अपतटीय गैस निष्कर्षण का मार्ग प्रशस्त और समुद्री सीमा को निर्धारित करने के उद्देश्य से बैरूत में लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन और यरूशलेम के इजराइल के यानी प्रधानमंत्री, यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड द्वारा अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते की मध्यस्थता किसने की है? तो अमेरिका ने की है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसने जारी किया है? UN ने जारी किया है? नहीं। वर्ल्ड बैंक ने किया है? नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया है। यहाँ देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ने जारी किया, जिसके अनुसार 3 प्रमुख ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, कौन सी CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों का स्तर 2021 में अपने रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगर बात करोगे तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसमें 193 देश सदस्य यहाँ शामिल हैं, ठीक है। अगर देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करोगे स्थापना की, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और महासचिव की बात करोगे तो एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं वो महासचिव हैं। क्लियर है इतनी बात? वहीं अगर आप बात करोगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो आप ध्यान रखना अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और महानिदेशक की बात करोगे तो डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस कौन है इसके मुख्य, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड बैंक की बात करोगे तो मुख्यालय इसका है वॉशिंगटन DC में, लेकिन स्थापना 1944 में हुई थी। और अध्यक्ष बात करोगे तो इसके कौन है? तो डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी मिली है? तो लखीमपुर खीरी विल बी द करेक्ट आंसर। लखीमपुर खीरी देश का 33वां होगा और उत्तर प्रदेश में ये दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश का पहला जो एलिफेंट रिजर्व है वो शिवालिक में है।
साल 2009 में इसको लिस्ट किया गया था, आप लोग ध्यान रखना, जो कि सहारनपुर, ध्यान रखना 2 जिलों में, एक सहारनपुर और दूसरा बिजनौर जिलों में संयुक्त रूप से स्थित पड़ता है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इनमें भी फैला हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, मुख्य रूप से बेसिकली ये सहारनपुर और बिजनौर में आता है ना। आगे देखेंगे, भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि इस अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया, कभी कभी पूछ लेता है ये कि कौन से जानवर को किस अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है, ठीक है, और सूची 1 में इसको जो है शामिल किया गया है। भारतीय हाथी के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश की संसद ने डिसइंफॉर्मेशन लॉ अपनाया गया है जिसके तहत गलत सूचना फैलाने के जुर्म में 3 साल तक की सजा हो सकती है। टर्की इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, टर्की इसका करेक्ट आंसर है। बात करोगे तुर्की की, राजधानी अंकारा है और मुद्रा हो जाएगी इसकी तर्किश यानी तुर्किश लीरा। हाल ही में किस संस्थान ने ये ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 जारी की है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना WHO विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर टीवी जो है ये और दवा प्रतिरोधी टीवी जो है, ठीक है, से बीमार लोगों की संख्या में क्या हुई है बेटा, वृद्धि हुई है। 2021 में यानी पिछले साल की बात करोगे तो 10 मिलियन से अधिक लोग जो हैं टीबी से बीमार हुए थे, ठीक है, जो पहले की तुलना में 4.5% क्या है बेटा, अधिक हैं। टीवी 95% से अधिक मामले जो हैं ये विकासशील देशों में हैं। प्रतिवर्ष अगर बात करोगे तो 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस यानी टीबी डे मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2022 की थीम थी, तो वो थी इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स, ये इसकी थीम थी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है, पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो बेटा ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। मुलाकात करेंगे आपसे आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।